नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बिहार की उस धरती पर ले चलने वाला हूं जहां के खेतों की हरियाली में भी कभी कभी एक ऐसा सन्नाटा पसर जाता है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आज की कहानी किसी राजा रानी की नहीं बल्कि बिहार की उस खौफनाक डायन की है जिसके नाम से कभी पूरा इलाका थर थर कांपता था। ये कहानी इतनी रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि इसे पूरा सुनने के बाद आप वीडियो को लाइक किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो चलिए दिल थाम कर बैठिए और शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। बिहार के सीवान जिले के सुदूर इलाके में बसा है बेलवानी। ये गांव जितना हरा भरा दिखता है, इसकी खामोशी उतनी ही डरावनी है। यहाँ की गलियों में आज भी शाम के 6 बजते ही किवाड़ चढ़ जाते हैं और लोग घरों में दुबक कर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। वो काली परछाई। गांव के उत्तरी छोर पर जहां श्मशान की सरहद शुरू होती है, वहीं एक पुरानी जर्जर झोपड़ी है। वहां रहती है चंदा। बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि 10 साल पहले तक चंदा गांव की सबसे सुंदर औरत थी, लेकिन जब उसके पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और उसके छोटे बच्चे को गांव वालों ने मनहूस कहकर दुत्कार दिया तो चंदा के भीतर कुछ मर गया। उस दिन के बाद से वो गांव की औरतों के साथ कुएं पर पानी भरने नहीं गईं। उसने खुद को अंधेरे कमरे में कैद कर लिया। तबाही की दस्तक। तबाही की शुरुआत तब हुई जब गांव के दबंग मुखिया रामेश्वर सिंह ने चंदा की जमीन हड़पने की कोशिश की। उसी रात मुखिया का हट्टा कट्टा जवान बेटा अचानक बिस्तर पर पड़ा पड़ा नीले रंग का होने लगा। उसकी आंखें पथरा गई थीं और वो बार बार दीवार की तरफ इशारा करके चिल्लाता। वो आ गई। वो कोने में खड़ी मुस्कुरा रही है। मां, उसे हटाओ, वो मेरा कलेजा खींच रही है। सूरज उगने से पहले लड़के ने दम तोड़ दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि उसके गले पर किसी के हाथों के काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे निर्दयता से भींचा हो। आधी रात का खौफ। इसके बाद बेलवानी में मौत का नाच शुरू हो गया। गांव के मवेशी बिना किसी बीमारी के तड़प तड़प कर मरने लगे। फसलें लहलहाते हुए अचानक काली पड़कर सूख जाती। लोग कहते कि रात के तीसरे पहर चंदा को गांव की पगडंडियों पर नंगे पांव चलते देखा गया है। उसके बाल खुले होते और हाथ में एक पुरानी हांडी होती जिससे वो हर दरवाजे पर कुछ छिड़कती चलती थी। एक रात गांव के 3 निडर युवक राघव, विक्की और चंदन ने तय किया कि वे इस दयान का पर्दाफाश करेंगे। वे अपनी लाठियां और टॉर्च लेकर चंदा की झोपड़ी की ओर बढ़े। रूह कंपा देने वाला मंजर। जैसे ही वे झोपड़ी के करीब पहुंचे, उन्हें हवा में सड़ी हुई मांस की गंध महसूस हुई। खिड़की की दरार से जो उन्होंने देखा वो किसी भी इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी था। अंदर चंदा जमीन पर पूरी तरह नग्न अवस्था में बैठी थी। उसके चारों ओर सिंदूर से एक अजीबोगरीब चक्र बना था। बीच में एक काली बिल्ली का कटा हुआ सिर रखा था। चंदा की गर्दन किसी मशीन की तरह 180 डिग्री पर घूम रही थी और उसके गले से इंसानी आवाज नहीं बल्कि किसी खुखार जानवर के गुर्राने की आवाज निकल रही थी। अचानक चंदा रुकी। उसने अपनी सफेद पड़ चुकी पुतलियों को सीधे खिड़की की ओर गड़ा दिया। उसने अपनी लंबी काली जीभ बाहर निकाली और हवा में कुछ चाटने लगी, जैसे उसे इंसानी डर का स्वाद मिल रहा हो। राघव ने कांपते हुए चिल्लाया, भागो! गायब सन्नाटा। वे तीनों पागलों की तरह गांव की तरफ भागे, लेकिन भागते भागते चंदन का पैर एक जड़ में फंसा और वो गिर पड़ा। राघव और विक्की पीछे मुड़े तो उन्हें सिर्फ धूल उड़ती दिखी। चंदन वहां नहीं था। वहां सिर्फ उसकी फटी हुई कमीज पड़ी थी और जमीन पर घसीटे जाने के निशान थे जो सीधे घने आम के बगीचे की ओर जा रहे थे। अगली सुबह चंदन का कहीं पता नहीं चला। राघव और विक्की आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आए हैं। वे अब कुछ बोलते नहीं, बस फटी आंखों से शून्य को ताकते रहते हैं। आज का सच। आज भी बेलवानी के लोग बताते हैं कि अमावस की रात को पूरे गांव में एक औरा हवा का झोंका चलता है। अगर आप कान लगाकर सुने तो आपको चंदा की पायल की आवाज सुनाई देगी। गांव वाले अब उस झोपड़ी की तरफ देखते भी नहीं। वे जानते हैं कि चंदा अब इंसान नहीं रही, वो सिद्धि प्राप्त कर चुकी है। वो धीरे धीरे पूरे गांव की खुशहाली को सोख रही है। बेलवानी अब एक गांव नहीं, एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है जहां रहने वाले लोग सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चंदन के गायब होने के बाद बेलवानी अब एक जिंदा लाशों का गांव बन चुका था। हर घर की दीवारों पर सिंदूर के अजीब निशान दिखने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर से खोखला कर रही हो। गांव के कुओं का पानी काला पड़ गया और शाम ढलते ही कुत्तों के रोने की आवाजें कलेजा चीरने लगीं। अघोरी का आगमन। जब लगा कि पूरा गांव चंदा की भेंट चढ़ जाएगा, तब मुखिया ने आखिरी दांव खेला। पड़ोसी जिले से एक बेहद खूंखार दिखने वाले तांत्रिक को बुलाया गया, बाबा भैरवनाथ। बाबा के गले में नरमुंडों की माला नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी दहकती आग थी कि लोग उनसे नजरें नहीं मिला पाते थे। गांव की सरहद पर कदम रखते ही बाबा रुक गए। उन्होंने मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और थूकते हुए बोले, ये मिट्टी अब श्मशान बन चुकी है। यहाँ औरत नहीं, साक्षात काल की छाया दयान का बसेरा है।
उसने अपनी जड़ें पाताल तक फैला दी हैं। मुक्ति का विधान। बाबा ने ऐलान किया कि आज कालरात्रि है। अगर आज रात चंदा को नहीं रोका गया तो कल सुबह बेलवानी में कोई भी सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक विशाल अग्निकुंड तैयार करवाया और 4 कोनों पर लोहे की कीलें गाड़ दी। रात के ठीक 12 बजे बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा अचानक बर्फीली हो गई। पेड़ों के पत्ते ऐसे खड़खड़ाने लगे जैसे कोई उन पर दौड़ रहा हो। तभी झोपड़ी की दिशा से एक चीख उभरी, ऐसी चीख जो इंसान के गले से नहीं निकल सकती थी। चंदा का असली रूप। अचानक अंधेरे को चीरते हुए चंदा प्रकट हुई, लेकिन वो अब चंदा नहीं लग रही थी। उसका शरीर 7 फुट लंबा हो चुका था। हड्डियां चमड़ी से बाहर झांक रही थीं और उसके नाखून काले खंजरों की तरह लंबे थे। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थीं। उसने हवा में छलांग लगाई और सीधे बाबा के सुरक्षा घेरे के पास आ गिरी। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। भैरव, तू मुझे रोकने आया है? इस गांव ने मेरे बच्चे को छीना था, अब मैं इस गांव की कोख उजाड़ दूंगी। उसने अपनी जीभ निकाली और हवा में एक मंत्र फूंका। अचानक गांव के घरों से पत्थर गिरने लगे और लोग अपने ही घरों में कैद हो गए, जैसे दरवाजों को किसी ने बाहर से वेल्ड कर दिया हो। मौत का तांडव। बाबा भैरवनाथ ने अपनी झोली से अभिमंत्रित राख निकाली और चंदा की ओर फेंकी। जैसे ही राख उसके शरीर को छुई, चंदा के शरीर से धुआं निकलने लगा। वो दर्द से तड़पने लगी, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई। उसने अपने नाखूनों से जमीन को चीर दिया और उसमें से काली परछाइयां निकलने लगीं। वे उन लोगों की रूहें थीं जिन्हें उसने पहले मारा था। बाबा और चंदा के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। मंत्रों की गूंज और चंदा की डरावनी हंसी से आसमान कांप उठा। बाबा ने चिल्लाकर मुखिया से कहा, मुखिया, भागो। उसकी झोपड़ी के पीछे एक पुरानी पीपल की जड़ के नीचे उसकी हांडी दबी है। उसे तोड़ दो, वरना ये सबको मार डालेगी। अंतिम बलिदान। मुखिया जान हथेली पर लेकर भागा। पीछे से उसे चंदा के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां जमीन खुद ब खुद फट रही है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस काली हांडी पर वार किया। एक धमाका हुआ, पूरे बेलवानी में जैसे बिजली कड़की हो। उधर बाबा के सामने खड़ी चंदा का शरीर अचानक जलने लगा। वो हवा में बिखरने लगी, लेकिन जाते जाते उसने मुखिया की ओर एक आखिरी नजर डाली और डरावनी आवाज में बुदबुदाई, तारांकन में जा रही हूं, लेकिन अपनी अंश छोड़ जा रही हूं। सन्नाटा और रहस्य। सुबह हुई। चंदा की झोपड़ी राख का ढेर बन चुकी थी। बाबा भैरवनाथ कहीं नहीं मिले, बस उनकी राख की पोटली वहीं पड़ी थी। गांव वाले बाहर निकले। जान तो बच गई थी, लेकिन दहशत दिलों में पैठ चुकी थी। सबसे डरावनी बात यह हुई कि गांव की एक 7 साल की बच्ची, जो पहले गूंगी थी, अचानक बोलने लगी। उसने मुखिया की तरफ देखा और वही डरावनी मुस्कान दी जो चंदा की थी। उसने बस इतना कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है मुखिया जी। आज भी बेलवानी के उस पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि चंदा मरी नहीं है, उसने बस अपना शरीर बदल लिया है। वो 7 साल की बच्ची मुन्नी, जिसकी आंखों में चंदा की डरावनी चमक लौट आई थी, अब पूरे गांव के लिए साक्षात काल बन चुकी थी। मुखिया रामेश्वर सिंह समझ चुके थे कि हांडी फोड़ने से सिर्फ चंदा का शरीर नष्ट हुआ है, उसकी रूह ने अब एक मासूम को अपना ठिकाना बना लिया है। अंतिम फैसला गांव वालों ने तय किया कि अगर बेलवानी को बचाना है तो इस जड़ को हमेशा के लिए मिटाना होगा। उस रात अमावस्या थी। पूरे गांव ने मुन्नी के घर को चारों तरफ से घेर लिया। हाथों में मशालें थीं और जुबान पर खौफ। जैसे ही मुखिया कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़े, मुन्नी घर की छत पर चढ़ गई। उसकी आवाज अब किसी बच्ची की नहीं, बल्कि सैकड़ों औरतों के एक साथ चिल्लाने जैसी भारी थी। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं इस मिट्टी के हर जर्रे में हूं। जब तक बेलवानी का लालच जिंदा है, मैं जिंदा रहूंगी। मिट्टी का खेल। अचानक जमीन फटने लगी। गांव के पुराने कुएं से खून जैसा लाल पानी उबलकर बाहर आने लगा। लोग डर कर पीछे हटने लगे, लेकिन मुखिया को पता था कि अब पीछे हटने का मतलब है पूरे खानदान का विनाश। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और बाबा भैरवनाथ की दी हुई वो अभिमंत्रित राख, जो उन्होंने बचाकर रखी थी, मुन्नी की ओर फेंक दी। राख हवा में फैलते ही एक तेज रोशनी हुई। मुन्नी के शरीर से एक काली परछाई निकली और चीखते हुए आकाश की ओर भागी। उसी पल मुन्नी बेजान होकर छत से नीचे गिर पड़ी। राख की खामोशी। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने जब बेलवानी को छुआ तो गांव का नजारा बदल चुका था। मुन्नी की सांसें चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों की वो शैतानी चमक गायब थी। वो अब एक साधारण बच्ची थी जिसे कुछ याद नहीं था। लेकिन चंदा की वो जर्जर झोपड़ी और वो पुराना पीपल का पेड़ रातों रात राख के ढेर में बदल चुके थे। उस जगह की मिट्टी इतनी काली पड़ गई कि वहां आज भी घास का एक तिनका नहीं उगता।
अंतिम चेतावनी। गांव वाले अब चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन एक डर आज भी कायम है। मुखिया रामेश्वर सिंह ने उस दिन के बाद से कभी किसी की जमीन नहीं हड़पी। कहते हैं कि आज भी अगर कोई बेलवानी की सरहद पर रात के सन्नाटे में अकेला खड़ा हो तो उसे मिट्टी के नीचे से किसी के सिसकने की आवाज आती है। चंदा चली गई, पर वो सबक छोड़ गई। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो इंसान को दयान बनने में देर नहीं लगती। बेलवानी अब शांत है, या शायद सिर्फ अगली काली रात का इंतजार कर रहा है।